प्लीज। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following conclusion cannot be derived from Rutherford alpha scattering experiment? Most of the space in atom is empty. ये तो रदरफोर्ड के मॉडल से हमें ये चीज मिली थी, ये तो करेक्ट है, पर उसने मांगा क्या है? which is not correct, which could not be derived. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। The radius of atom is 10⁻⁻10 while the radius of nucleus is 10⁻⁻15. उसने ये तो बताया था बहुत छोटा है, पर एग्जैक्टली कितना था ये नहीं बताया था। इट कैन बी द आंसर, पर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ढूंढना होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड electron moves in a circular path of fixed energy called orbits. Yeah, that's fine. Electron and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. हाँ जी, बताइए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा गलत लग रही है? यस, third. That's good. Electron moves in a circular orbit of fixed energy. फिक्स्ड एनर्जी का कंसेप्ट किसने दिया था? बोहर मॉडल ऑफ बोहर था। बोहर ने बोला था एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। एनर्जी का कंसेप्ट रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। अगर उसने दिया होता तो उसका मॉडल याद करिए फेल क्यों हुआ था। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। उसमें बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा, धीरे धीरे उसका सर्कुलर पाथ छोटा होता रहेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल इन द न्यूक्लियस। तो बोहर ने जब ये देखा कि उसका मॉडल फेल हो रहा है, तो उसने अपने कंसेप्ट में बोल दिया था एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। तो एनर्जी का कंसेप्ट, एनर्जी का जो कंसेप्ट था वो बोहर ने दिया था, रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए वो थर्ड आना चाहिए। ऑप्शन ही होगी। यस सर, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? सर फोर्थ ऑप्शन। नहीं बेटा, उसने अपने मॉडल को इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो बोला ही था ना बच्चे। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस नहीं, वो भी बात ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने ग्रेविटेशन से तो जोड़ा था, पर उसने एनर्जी रिलेटेड कुछ नहीं बोला था। उसने ये नहीं बोला था उसका मॉडल फेल ही क्यों हुआ। लिसन, इसमें हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ढूंढना होता है। इसमें हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट फिलहाल देखने में तो कौन सा लग रहा है? थर्ड लग रहा है। आइए आगे चलते हैं। सर ये भी तो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि उसने वीकेस्ट फोर्स को कंसीडर किया, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। बेटा लिसन, बिल्कुल आपकी करेक्ट बात है, पर हमें कौन सा लेना होता है? मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब ज्यादा एक सिंगल करेक्ट करना है, आप किसको करना चाहेंगे? बोलिए। अगर आप सिंगल करेक्ट करना चाहेंगे तो किसको करेंगे? बोलिए। तो देखिए, मेरी और आपकी राय अलग अलग हो सकती है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी थर्ड। फिर भी आप कहते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। और एक चीज मैं और बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं। तो ये चाहे आप आईआईटी का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप नीट का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप स्कूल का पेपर दे रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तो करने ही करने। इसके अलावा आपकी कैपेसिटी आप कितने कर सकते हैं। आइए, which of the following option does not match with the ground state electronic configuration? पढ़िए। सेकंड। जस्ट वेट। हाँ जी, थोड़ा सा। which of the following does not represent the ground state configuration? देखिए,
4s/3d8 is a correct answer. अगला देखिए 4s/3d9. ओके. थर्ड देखिए 4s1/3d10, that's fine. 4s1/3d5, that's fine. अब बताइए आपको इसमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मैच आपको लग रहा है करेक्ट नहीं है? सेकंड 4s/3d9 सेकंड. देखो मैं बताता हूँ. सेकंड ये है एटॉमिक नंबर 28. यहां तक 18 होता है. दिस इज 18. दिस इज 29. This is also 29. This is 24. आपको याद होगा, आप काउंट भी कर सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं. अब बाकी हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिए. 2 + 10 28 हो गया. 2 + 9 29 हो गया. ऐड करने के बाद 1 + 10 11 and 18 29 हो गया. एंड 1 + 5 6 हो गया. तो ये 24. अब आप याद करिए दो 29 की आ रही हैं, तो अंडरस्टूड है एक गलत होगी, एक गलत होगी. तो 29 एक्सेप्शन थी, हमें याद है कॉपर की होती है 4s1 3d10. ये देखिए सी ऑप्शन 4s1 3d10 है, पर उसने मांगा विच डज नॉट रिप्रेजेंट. गलत कौन सी है? तो गलत तो सेकंड बन जाएगी. तो इसका आंसर सेकंड आएगा. उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा. आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट वन. थोड़ा सा आराम से करते हैं. थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s and 2s. बेटा the probability of 1s and 2s are given below. हाँ जी. The density of the dots represent the probability of density of finding the electron in the region. अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ध्यान से देखिए, उन्होंने इनकरेक्ट माना. ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हम इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं सो दैट हम डायग्राम भी देख पाएं और ऑप्शंस भी पढ़ पाएं. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. 1s and 2s आर spherical in shape. ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. दे आर spherical. The probability of finding the electron is maximum near to the nucleus. It looks to be correct. That's fine because 1s is very close to the nucleus. The probability of finding the electron at a given distance is equal in all direction. Spherical है. Sphere is a symmetrical shape. अगर आप स्फीयर में देखते हैं, आप चाहे x एक्सिस में जाएं, y एक्सिस में जाएं, z एक्सिस में जाएं, कहीं भी जाएं, इट इज सिमेट्रिकल. तो डेंसिटी हर जगह सेम होगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली. क्या आपको लग रहा है ये यूनिफॉर्म डिक्रीज कर रही है? नो सर. नो सर. इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन लग रही है दैट इज फोर्थ. तो फोर्थ इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट और उसने मांगी भी इनकरेक्ट है, तो हम फोर्थ को टिक करेंगे. फोर्थ इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आइए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और नीचे. फोर्थ क्वेश्चन. Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. They start from cathode and move towards anode. बेटा कैथोड है तो कैथोड रे से ही स्टार्ट होगा, कैथोड वाले टर्मिनल से स्टार्ट होगा. तो ये तो करेक्ट है, बट ध्यान क्या रखना है, उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगी है. जल्दी जल्दी में उल्टा लिखा जाता है. उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगी है, तो पहली तो स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हम टिक नहीं करेंगे. दे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स.
whenever electrons moves in an electric field or magnetic field, they change their direction. अगर आप +2 में हैं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हो सकता है आपने 10th में भी पढ़ा हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नहीं तो एक सिंपल होता है, अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं जानते तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, तो electrons are negatively charged, they always attract towards positive, they always will be shifted towards the positive in presence of external electric field. In magnetic field, एक हमने नॉर्थ पोल मान लिया, एक साउथ पोल मान लिया, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नॉर्थ को बाय नेचर पॉजिटिव माना गया है और साउथ को नेगेटिव माना गया है, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। पर ये ज्यादा एप्रोप्रिएट कंसेप्ट नहीं है, ज्यादा एप्रोप्रिएट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है। शायद आपने 10th में पढ़ा हो, 12th में तो पक्का पढ़ते हैं, तो अगर आप 11th में हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं पढ़ा, अगर वो आपको पूछ लेता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं उसने पूछा कि ये किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, हाँ डिफ्लेक्ट पक्का होगा। अगर वो डायरेक्शन पूछता है, +1 वाले बच्चे मैग्नेटिक फील्ड में ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, पर अगर आप +2 कर चुके हैं या +2 कर रहे हैं, फिर आप ये क्वेश्चन करते हैं, आप IIT में जाके दे रहे हैं और वो पूछता है कि डायरेक्शन क्या होगी, अगर ऑप्शन अवेलेबल है नॉर्थ पोल की तरफ होगी, दैट्स फाइन, अदरवाइज आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। आइए, पर हमें इतना चाहिए नहीं इस क्वेश्चन में। उसने तो पूछा था ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट, पर उसने नॉट करेक्ट मांगी थी। थर्ड, characteristics of cathode ray that does not depend upon the material of electrodes in a cathode ray, इसको भी हम ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे, अगली ऑप्शन भी पढ़ते हैं। Characteristics of cathode ray depend upon the nature of the gas present in the cathode ray tube. Yes, आप बताइए, what are cathode rays? Cathode rays are beam of electrons. अगर वो beam of electrons हैं तो गैस पे खास डिपेंड नहीं करेंगी, अगर वो है ही इलेक्ट्रॉन तो गैस पे क्यों डिपेंड कर रही है? तो दैट मींस जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए वो 4th होनी चाहिए। हाँ, गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, वोल्टेज क्या होनी चाहिए जब कैथोड रेज निकलेंगी, वो डिपेंड करता है, पर कैथोड रे की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड नहीं करती, गैस पे डिपेंड नहीं करती, तो आंसर शुड बी 4th। Which of the following about electron is incorrect? It is negatively charged, that's fine, correct statement है, पर उसने फिर क्या मांगा है, incorrect मांगा है। The mass of electron is equal to mass of neutron, that's very good। handshake, पहले तो ये बताइए mass of electron कितना होता है, ये तो आता होगा, mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Yes, very good, 9.1 into 10 to minus 31 kg, very good। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 20. 1.6725 into 10 raised to power minus 27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? Equal to mass of proton. No, 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 they're equivalent to। मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्विवेलेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते। और एक चीज और बताता हूँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ, 1.6748 into 10 raised to minus 27 kg। माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के मासेस में। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से भी हैवी है। देखो, अगर तो आप 2 डेसिमल्स तक ले रहे हैं तो आपको सेम लगेगा, पर अगर आप 3rd या 4th डेसिमल में जाएंगे तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे हैवी होता है न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू मास सबसे ज्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का।
हाँ, हम मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नियरली इक्विवेलेंट मान लेते हैं, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। और इस एक और चीज, अगर यही मास एएमयू में पूछा जाए, 99% बच्चों को नहीं आता, आपको याद रखना है, लिख लीजिए 0.0, सॉरी हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं 0.000548 एएमयू। मैं एएमयू में बता रहा हूँ। अब मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ कि मिक्सिंग ना हो जाए। ये मैं प्रोटॉन का मास बता रहा हूँ एएमयू में, इट्स 1.00757 एएमयू। और मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन बता रहा हूँ 1.00893 एएमयू। ये वाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डाटा है, ये वाला मास ऑफ प्रोटॉन का डाटा है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन का डाटा है। तो ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर कोई क्लोज क्वेश्चन आ जाता है, देन इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। मान लीजिए जैसे डी ब्रॉगली पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। वो कहता है दोनों की वेलोसिटी बराबर है, बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो उससे वो आपका क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने सबने नोट कर लिया, तो मैं क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम 5th पढ़ रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट थी, पर हमें इनकरेक्ट चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये गलत हो गया है, तो हमें गलती तो चाहिए थी, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर सेकंड बन रहा है। आगे वाला भी चेक कर लेते हैं। इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, यस, हर एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज, दैट्स वेरी गुड। आप सबके लिए क्वेश्चन है, वैसे मैंने पढ़ाया होता है। व्हाट इज द डिफरेंस between electron and beta particle? Yes, it's a very good question. What is the difference between an electron and a beta particle? आपने नाम सुना होगा, 3 पार्टिकल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में क्या डिफरेंस होता है? कोई बच्चा बताएगा इसमें डिफरेंस क्या होता है? सर बीटा का मास 0 होता है। नो सर, बिल्कुल आपका आंसर अच्छा आंसर है, पर करेक्ट नहीं। यस, एनीबडी? सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज टोटली इक्वल टू बीटा पार्टिकल, चार्ज में, मास में, हर चीज में सेम है। फर्क सिर्फ इतना होता है, ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके आसपास घूम रहा है। आप इसे ऑर्बिटल में घुमा लीजिए, ऑर्बिटल घुमा लीजिए, ये तो है इलेक्ट्रॉन। और अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है, जब कोई चीज अनस्टेबल होती है तो वो एनर्जी लूज करती है टू बिकम स्टेबल। न्यूक्लियस अनस्टेबल है, उसने स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। When an electron is ejected from the nucleus due to the instability, that particle is called beta particle. Beta particle has same mass as electron. Beta particle has same charge as electron,
except one thing, it is released from the nucleus due to instability. Nucleus is unstable. रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और वो अपने में से टाइम टू टाइम अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल रिलीज करते हैं. जो बीटा पार्टिकल होता है वो हर तरह से आइडेंटिकल होता है इलेक्ट्रॉन की, एक्सेप्ट वन थिंग, ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस के आसपास नहीं घूमता, ये न्यूक्लियस रिलीज करता है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी. किसी दिन आपके साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की क्लास लगाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती है, यू विल एंजॉय दैट. वो आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करती है, फिजिक्स में भी हेल्प करती है, वो आईआईटी के पार्ट भी है और नीट का पार्ट भी है, बट स्कूल का पार्ट नहीं. तो दैट इज एक्सक्लूसिव क्लास फॉर आईआईटी, जेई एंड नीट क्लास. तो उसमें और भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे बेटर मार्क्स लेने में. तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल. दोनों का चार्ज और मास सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है इन ऑर्बिटल्स. बीटा पार्टिकल इज रिलीज्ड ड्यू टू अनस्टेबिलिटी. ऐसे एक क्वेश्चन और भी बनता है, उम्मीद करते हैं हमने ये नोट कर लिया होगा. मैं एक और कहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन helium-2 positive ion and alpha particle. Helium-2 positive ion and alpha particle में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएंगे? सर हीलियम-2 पॉजिटिव हीलियम की न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, पर चार्ज और मास में ये इक्विवेलेंट है. मैं बिटिया का आंसर एक बार फिर सुनना चाहूंगा. सर ये चार्ज और मास में इक्विवेलेंट है. हीलियम-2 पॉजिटिव हीलियम का न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल ये रेडियो एक्टिविटी और अनस्टेबल न्यूक्लियस से रिलेटेड है. ओके, दैट्स गुड. आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं. इसको मैं अब समझाता हूं आपको. बिटिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूं. बिटिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. अल्फा एंड हीलियम-2 पॉजिटिव बिल्कुल सेम होते हैं. जो अल्फा पार्टिकल हैं और हीलियम-2 पॉजिटिव है, दे आर आइडेंटिकल इन चार्ज, मास, एवरीथिंग. हीलियम का अगर आपको याद हो, हीलियम होता है 2-4. इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. हीलियम में 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर मैं इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ये बन जाता है 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन. ये आप हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा. पर अगर सेम पार्टिकल न्यूक्लियस रिलीज कर देता है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, न्यूक्लियस रिलीज कर रहा है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, एक पार्टिकल उसने रिलीज किया जिसमें 2 प्रोटॉन का चार्ज है और इसमें 2 न्यूट्रॉन भी हैं, तो इसका मतलब इट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 AMU मास अप्रोक्सीमेटली. तो इसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, बट इट इज रिलीज्ड बाय द न्यूक्लियस ड्यू टू अनस्टेबिलिटी. हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो अल्फा पार्टिकल के बराबर हो जाएगा, बट वो न्यूक्लियस ने अमिट नहीं किया, वो तो हमने बनाया. अगर हैवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम हो गया, प्लेडियम हो गया, बड़े हैवी जो
रेडियो एक्टिव है। एटॉमिक नंबर 83 के बाद सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। तो ये जो यूरेनियम हो गए और हैवी एलिमेंट्स हो गए, ये जब अनस्टेबिलिटी के कारण हीलियम 2 पॉजिटिव जैसे पार्टिकल्स को रिलीज कर देते हैं तो उनको अल्फा पार्टिकल्स बोला जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि दोनों का चार्ज मास सेम होता है। हीलियम 2 पॉजिटिव आप हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के बना सकते हैं, बट अगर ऐसा ही सेम एलिमेंट या सेम आप आयन कह लीजिए न्यूक्लियस रिलीज कर देता है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, तो उसको अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। आइए आगे चलते हैं। तो इसको रब कर देते हैं जो हमने अभी लिखा। उम्मीद करते हैं आपने सब नोट कर लिया होगा। तो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 में हमारा सेकंड आंसर था, which of the following properties of an atom could be explained correctly by Thomson model? Overall neutral, spectra of hydrogen atom, position of electron, proton and neutron, stability of atom. हाँ जी, Stability of atom. Explainly correct statement बतानी है आपको। Overall neutrality. Yes. Overall neutrality of atom. A option बोल रहे हैं बिटिया? Yes, sir. Okay. Can you explain spectra of hydrogen atom? What is this? Sir, study of energy. Yes, study of energy. Spectra means study of energy. पर ये तो बोहर ने दी थी, तो सेकंड गलत हो गया। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नो, उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। उसने तो बोला था कि जो एटम है एक वाटरमेलन की तरह है और उसके अंदर जो रेडिश पार्ट है, हम दोबारा बना देते हैं इसको। उसने बोला था कि एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, रेडिश पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और वो दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसका मॉडल तो कुछ इस तरह का। तो उसने तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात ही नहीं की। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई, थर्ड भी गलत हो गई। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सर अगर वो स्टेबल होता तो फेल ही क्यों होता? फिर तो बोहर का मॉडल ही नहीं आता, रदरफोर्ड का मॉडल ही नहीं आता। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो उसकी थी दैट इज फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रलिटी और स्टेबिलिटी में क्या फर्क है? सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? सर न्यूट्रलिटी एंड स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्या है? सर का क्वेश्चन है न्यूट्रलिटी एंड स्टेबिलिटी में क्या होता है। बेटा न्यूट्रलिटी होती है न्यूट्रल होना। न्यूट्रल मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, दिस इज न्यूट्रल। +4 -4, दिस इज न्यूट्रल। स्टेबिलिटी जरूरी नहीं होती कि स्टेबिलिटी, जब अब हीलियम 2 पॉजिटिव है, हीलियम 2 पॉजिटिव, ये न्यूट्रल नहीं है, इट्स नॉट न्यूट्रल बट इट इज स्टिल स्टेबल। नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार स्टेबिलिटी न्यूट्रल पे ही आए। जनरली न्यूट्रल चीजें स्टेबल होती हैं, बट कई बार अब पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं है बट नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये स्टेबल है। तो न्यूट्रल मींस पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज,
positive charge is equal to negative charge. That is called neutral. But stability generally neutral particles की ज्यादा होती है, but बहुत सारी चीजें नेचर में ऐसी हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं, वो न्यूट्रल तो नहीं है बट स्टेबल है. इज द थिंग क्लियर सर? यस सर. ओके, दैट्स गुड. हम आगे चल रहे हैं. आइए, क्वेश्चन नंबर 6. ओवरऑल न्यूट्रल, दैट्स फाइन. ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया. तो उसका मॉडल न्यूट्रल था बट स्टेबल नहीं था, तो वही बात हुई. इस केस में रिवर्स हो गया, वो न्यूट्रल होने के बाद भी अनस्टेबल हो गया. आपको याद होगा हमने वो पढ़ा था कि अगर नेल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? नेल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर हम नेल्स को सर्कुलर में बिखेर दें, नेल्स बनाते हैं, ये लीजिए हम नेल्स बना देते हैं ऐसे. ये नेल्स आर लोहे की कीलें, आयरन नेल्स. हमने आयरन नेल्स को सर्कुलर शेप में रख दिया और इसमें अगर हम मैग्नेट्स डाल दें, ये हमने मैग्नेट्स डाल दिए, what will happen? सारी नेल्स मैग्नेट को अटैच हो जाएंगी. इसे बोलते हैं कोलैप्स हो जाना. द मॉडल विल, द नेल्स एंड मैग्नेट्स गेट कोलैप्स, इकट्ठी हो जाएंगी. बट जे थॉमसन मॉडल तो इकट्ठा नहीं होता. इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो उसका मॉडल न्यूट्रल जरूर था बट स्टेबल नहीं था. तो आइए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Two atoms are said to be isobars. Isobars की डेफिनेशन क्या होती है? Isobars होते हैं, same mass number, but different atomic number. Yes, Different atomic number. but different atomic number. आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन चेक करें. दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर. पर ये तो रिवर्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. ये तो आइसोटोप्स बन गए. दे हैव सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये भी गलत हो गया. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक. ये था आइसोटोप्स. They have same number of neutrons. Same number of न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोन्स. The sum of neutron and proton is same. The sum of neutron and proton is known as mass number. तो mass number same हो गया. But protons are different. Proton different means atomic number is different. So fourth is the correct answer. The sum of neutron and proton का मतलब होता है mass number, and number of proton means atomic number. याद करिए, atomic number is equal to number of proton. Mass number means neutron plus proton. तो इसमें आंसर क्या आ गया? 4. इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अच्छी चीज है. Isosters. Isosters क्या होते हैं? Isosters. Anybody in the whole class? Isosters क्या होते हैं?
Sir, those molecules which have the same number of total atoms as well as same number of total electrons. Very good. These are those molecules which has same number of electron as well as same number of atoms. ये एक्सक्लूसिव फॉर कंपटीशन है. सेम नंबर ऑफ एटम्स. कहता है इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, और एटम भी सेम होने चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे CO2 एंड N2, बीच में कॉमा आएगा. इन दोनों में कितने कितने एटम्स हैं? इसमें भी 3 एटम है, इसमें भी 3 एटम है. देखिए ना मॉलिक्यूल, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, 2 नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का. इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 6 + 16 दैट इज 22. इधर काउंट करिए, N2 में 14 होंगे, O में 8 होंगे. देखिए इलेक्ट्रॉन भी सेम है, और एटम भी सेम है. They are called isosters. कोई और एग्जांपल लेना चाहे तो आप ये ले सकते हैं. ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन. बिल्कुल करेक्ट है. NO and CO, sorry, just wait. NO and CO नहीं, just wait. CO and N2 दो एटम है, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहां थोड़ी सी स्पेस और ले लेते हैं हम, यहां पे लेते हैं. बेंजीन C6H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6. बेटा ये जो B3N3H6 है, इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन. मैं आपको इसको थोड़ा सा हेल्प भी करता हूँ ड्रॉ करके. उम्मीद करते हैं आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा. नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जाके फिर से भी देख सकते हैं. जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है वो ये होती है BN. और यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया वो समझ गए होंगे. एरो इज फ्रॉम टुवर्ड्स नाइट्रोजन टू बोरोन. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बोरोन पे नेगेटिव. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरोन पे नेगेटिव. नाइट्रोजन पॉजिटिव. कुछ ध्यान से देखिए, बेंजीन से मैच कर रहा है. बेंजीन भी ऐसा ही होता है. ऐसा होता है H. तो ये जो हमने ये बनाया, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम आएंगे और एटम भी सेम आएंगे. इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन. इसका एक और भी नाम होता है, पूरा जोल भी कहते हैं, बुराज़ाइन भी कहते हैं. बेटा याद रखिए, कंपटीशन का पेपर वो क्लियर करेगा जिसकी नॉलेज वास्ट होगी. किसी को नहीं पता पेपर में क्या आएगा, पर हाँ जो पढ़ा रहे हैं उसी के आसपास आएगा. तो इसलिए जितनी नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ. और जितनी कॉम्पिटिटिव बुक्स के आगे वो समरी लिखी होती है उसको पढ़ो. इट इंक्रीज योर नॉलेज अ लॉट. क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करो, सो दैट कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप देख के हेल्प ले पाए. कुछ बच्चे अनसॉल्व करने बैठ जाते हैं, 2 क्वेश्चन निकाले, तीसरा नहीं निकला, डिप्रेशन हो जाएगा. जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉल्व क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो.
आंसर नहीं देखना, आंसर पीछे लगे होने चाहिए। पूरा क्वेश्चन निकालो, 5 10 क्वेश्चन करो, फिर चेक करो मेरे कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए। जो रॉन्ग हुए या जो आप नहीं कर पाए उनका सोल्यूशन देखो। दैट इज द बेस्ट वे टू डू। तो आइसोस्टर्स क्लियर हो गया होगा, जल्दी से करिए। जिसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, एटम भी सेम होते हैं। तो इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपको। एक और बता रहा हूं आपको, जल्दी से थोड़ा मैं रब कर रहा हूं। अगला है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये ऑर्गेनिक का पार्ट है? नो सर, ये जैसे आइसोटोप्स थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स थे, आइसोटोन्स थे। अब पेपर अगर थोड़ा सा टफ होगा तो क्या आएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा तो 2 डेफिनेशन मैंने आपको और दी। अगर आप मेरी बुक पढ़ेंगे, जो मैंने आपको अपनी बुक दी, उसके अंदर ये डेफिनेशंस भी दी हुई है, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। आप खोलिए, पढ़िए, आपको मिलेंगे वहां पे। यस सर। आइसोडाइफर्स उसके नीचे दिया हुआ है। हाँ जी, those elements which has same difference of neutron and proton, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब ये क्या बात बनी भाई, इसका एग्जांपल करके समझते हैं। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया सोडियम 1123 एंड पोटेशियम 1939। तो इसमें डिफरेंस देखिए, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 12 न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। डिफरेंस कितना है? 1 है। इसमें न्यूट्रॉन है 20, प्रोटॉन कितने हैं? 19। डिफरेंस कितना है? 1। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए। दे आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। कोई हाइपोथेटिकल बना लेते हैं, मैं थोड़ा सा रब कर दूं तो स्पेस बनेगी, तो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे हम आपको। तो यहां बना के दिखाते हैं आपको, कलर चेंज कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, अज्यूम्ड एग्जांपल। XY 1330 1432। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 17। प्रोटॉन 13, डिफरेंस 4। इधर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 18। प्रोटॉन कितने हैं? 14, डिफरेंस इज 4। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। ऐसी चीजों को आइसोडाइफर्स कहते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक भी होता है। आपको एग्जाम्पल बनाने काफी मुश्किल हो जाएंगे जब आप बनाएंगे। मैं कोई ट्रिक सिखाता हूँ। 23 का डबल कितना होता है? सॉरी, 13 का डबल कितना होता है? 26। डबल से कितना ज्यादा है ये? 4। 14 का डबल कितना होता है? 28। कितना ज्यादा है? 4। अगर ज्यादा सेम रख लेते हो, वो अपने आप आइसोडाइफर्स बन जाते हैं। आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं यहां बना के दिखा देता हूं। इधर देखिए, मैंने लिया A and B, कोई एलिमेंट है A and B कोई भी। मैंने लिया जी 5 14, 5 या 13 ले लेता हूँ। डबल से कितना ज्यादा है? 3। अब मैंने लिया 13, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए? व्हाट शुड बी हियर? 29। यस 29, ये आइसोडाइफर है।
अब आप चेक भी कर सकते हैं इसको, आप चेक करिए इसमें जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं, न्यूट्रॉन है 8, प्रोटॉन है 5, डिफरेंस इज 3। न्यूट्रॉन कितने हैं आपके 16, प्रोटॉन कितने हैं 13, डिफरेंस इज 3। तो इट इज अ इजियर वे टू डू, दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ ट्रिक, दिस इज द रियल मेथड। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया, मैंने आपको रियल भी बताया, आप दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल एग्जाम में आएगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अब अगर डायरेक्ट आ जाता है तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, चलें आगे। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। मैंने आपको बोला था नोड्स के बारे में पता होना चाहिए। सर 1। पहले तो नोड क्या होता है? नोड होता है, इट इज अ एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। ये ऑर्बिटल की ऑपोजिट डेफिनेशन है। इट इज अ एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, दैट इज कॉल्ड नोड। जो नोड का फॉर्मूला होता है, देखिए सुनिए, नोड तीन, एक तो होता है टोटल नोड्स, टोटल नोड्स वो होता है n-1। एक होता है रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1। एक होते हैं एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स वो होते हैं आपके L। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड्स, टोटल नोड्स होंगे n-1, रेडियल नोड्स होंगे n-l-1, एंगुलर नोड्स होंगे L। तो 3p, 3p के अंदर आप बताइए n कितना है? 3, L कितना है? 1। तो आप पहले टोटल नोड्स निकालिए, टोटल नोड्स, दैट इज टोटल नोड्स होंगे आपके 3 - 1, ये है ना, n-1 लगेगा तो 2 आ गया। अगर आप रेडियल नोड्स निकालेंगे, रेडियल नोड्स, दैट इज n is 3, 1, L is 1 - 1, that is 1। और एंगुलर नोड्स, 1। एंगुलर नोड्स 1, बोलो बेटा, समझ आया? अब मुझे sir. निकाल के दिखाओ sir, 5f के लिए, 5f के लिए तीनों निकाल के दिखाओ, टोटल नोड्स, रेडियल नोड, एंगुलर नोड्स। सर डन सर। टोटल नोड्स कितने होंगे? सर 4। 4, टोटल नोड्स आर 4। 4, रेडियल नोड्स, सर रेडियल नोड्स इज 1। 4 minus 3 minus 5, 5 minus 3 minus 1, that is 1। और एंगुलर नोड्स 3, 3। yes 3, क्योंकि f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं वाला क्लियर हो गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, दोबारा पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? नोडल प्लेन्स के लिए बता दो। किसके लिए? मुझे क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ सर, दोबारा पूछिए। सर कोई सर का क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मुझे क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। ओके सर, अगर आप दोबारा पूछना चाहें तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मुझे क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। मैं आगे चल रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर अगला 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 4D। हाँ जी बताइए। sir 2, यस sir 2, आई थिंक सो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है इस केस में। ओके आइए अगला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ? जस्ट वेट, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ।
चलिए ऊपर से भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल कहता था इन एवरी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट विद ऑपोजिट स्पिन। तो इसका तो पाथ से कोई लेना देना नहीं है। हेजनबर्ग कहता था कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं ढूंढ सकते, इसका कोई ना कोई रिलेशन है इसके साथ। हुंड्स रूल कहता था all the orbital of a subshell will be singly filled first with the same spin and then pairing will take place with opposite spin. तो थर्ड भी नहीं है। Alpha principle says lower energy orbitals will be filled first and then the higher energy orbitals. तो इसका तो आंसर होना चाहिए सेकंड, इसका आंसर आएगा सेकंड, क्योंकि इसी ने पोजीशन को लेके बोला था, इसीलिए तो ऑर्बिट थ्योरी फेल हुई थी। मैंने आपको बताया था ऑर्बिट थ्योरी कई रीजन से फेल हुई थी, उनमें से दो मेजर रीजंस क्या थे। पहला था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दूसरा था डी ब्रॉगली कंसेप्ट, तीसरा था इट अनेबल टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, फोर्थ था इट unable to explain multi splitting of spectral lines। तो ये चार मेजर कॉजेस थे फेल होने के, तो हेजनबर्ग भी इसका एक कॉज था। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेकंड वन। अगर आपने बोर की लिमिटेशंस नहीं की तो बहुत बड़ी गलती है, आपको बोर की लिमिटेशंस अच्छे से करनी चाहिए और चारों लिमिटेशन का रियल मीनिंग भी पता होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। अगला है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड इन थर्ड शेल। आइए कौन बताएगा इसका? 1 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। पहले मैं आपको शेल बता देता हूं। दिस इज जस्ट दिस इज फर्स्ट शेल, ये आपकी फर्स्ट शेल है, ये आपकी सेकेंड शेल है, ये आपकी थर्ड शेल है, ये आपकी फोर्थ शेल है। पहले आपको शेल क्लियर होनी चाहिए, शेल क्या होता है। तो ये आपका n इक्वल टू 1 है, तो ये आपकी फर्स्ट शेल है, ये आपकी सेकेंड शेल है, ये आपकी थर्ड शेल है, ये आपकी फोर्थ शेल है। अब सब शेल्स क्या होती हैं? ये जस्ट वेट ये आपके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये आपकी फर्स्ट सब शेल है, ये आपकी यहाँ पे दो सब शेल्स होती हैं, ये आपकी यहाँ पे 3 सब शेल्स होती हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब शेल्स हैं, ये आपकी फोर्थ सब शेल्स हैं, 4 सब शेल्स आएंगे इसमें। तो आप बताइए, और इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसने बोला थर्ड में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? थर्ड में 3s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, 3p में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3d में आपके 5 9। तो इसमें आंसर 9 आएगा। इसके लिए शॉर्टकट भी होता है वैसे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल दैट इज n स्क्वायर। यू कैन इवन राइट इट डाउन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इन अ शेल दैट इज n स्क्वायर। देखिए फर्स्ट में 1 होता है, सेकंड में 4 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे और फिर 16 हो जाएंगे। तो आप इससे मिला के देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1। तो ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो आई थिंक सो शेल और सबशेल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल ये होता है n। पहले में देखिए एक ही सबशेल है,
दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं, चौथे में 4 हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें तो ऐसे। तो आप काउंट करके भी बता सकते हैं, फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। आइए आगे चल रहे हैं। सबको क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। ओके। अगला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। यस, कौन बताएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सर एल। सर एल। हाँ जी, दिशा बेटा क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। एल। ओके, दैट्स गुड। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? √L into L+1 h/2π। वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। ये होता है √L into L+1 h/2π। ये ऑर्बिटल का है। ऑर्बिट का कितना होता है? ऑर्बिट का होता है mvr = nh/2π। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग गलती कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला, जनरली आस्क्ड इन एग्जाम्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलें आगे। सर ऑर्बिट का क्या है? ऑर्बिट का nh/2π। nh/2π पढ़ा नहीं था? n इज द ऑर्बिट नंबर, h इज द आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई द कांस्टेंट है। तो इसमें इस ऑर्बिटल में ये देखिए, इसमें l के अलावा कुछ है ही नहीं। आप चेक करिए, देखिए, समझ आ गया? वो आपको ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा 3D का एंगुलर मोमेंटम बताओ। आप जल्दी जल्दी में लिख लेंगे n is 3, तो इट्स 3h/2π। ये गलत हो जाएगा। आपने देखना उसने 3D पूछा है कि थर्ड ऑर्बिट पूछा है। थर्ड ऑर्बिट पूछेगा तो ये आएगा, देन इट इज करेक्ट। अगर उसने 3D पूछ लिया तो D में L कितना होता है? 2। फॉर्मूले में पुट करिए mvr = √2 into 2 + 1 h/2π। h/2π, that is √6/h/2π। That's your answer. एक चीज और, IIT में एक बार h/2π को ये सिंबल दे दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। h डाल के ऊपर लाइन लगा दी गई थी ऐसे। आप उसे टिल्टेड लाइन कहें या डायरेक्ट लाइन कहें, वो ठीक है, समवॉट बस। तो मान लीजिए यही फॉर्मूला अगर ये बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? NH। ये H नहीं है, H के ऊपर लाइन लगाई हुई है ऐसे। अगर इसमें जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? √L into L+1। तो जब भी ये आएगा बहुतों को गलत करवाएगा, क्योंकि जब भी जनरली ये हम H ही पढ़ जाएंगे, H है, H नहीं है। h/2π को ये सिंबल दिया गया था। चलें आगे। यस सर। ओके, सर वो नोडल प्लेन्स का फॉर्मूला बता दो। किसका? नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन्स? सर नोडल प्लेन का तो वही आएगा सर, नोडल प्लेन का। अच्छा, वो फिर एक अलग कंसेप्ट है, वो सारा कराऊंगा। प्लेन्स में जाना है वो अलग होगा, ये नोड्स का है, ठीक है। नोडल प्लेन का मैं आपको बताऊंगा। आइए सर। हाँ जी बेटा। सर स्फेयर। नेक्स्ट है, ये आइसोटोप्स दिए हुए हैं और वो रेशो पूछ रहे हैं। आइए रेशो निकालते हैं इसकी। ये वैसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होता है हमने। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। वो कह रहा है क्लोरीन 35 एंड 37 के 2 आइसोटोप हैं, उनकी रेशो क्या होगी? आइसोटोपिक मास यहां आ जाएगा आपका,
35.5, उसने पहले 37 लिया है तो उसे x ले लो, और दूसरा 35 लिया है उसको 100 माइनस x ले लो, और अपॉन टोटल परसेंटेज दैट इज 100। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इसमें x जो आ जाएगा वो 25 आएगा, और ये सॉरी x आपका 25 आ जाएगा, और ये 100 माइनस x जो है दैट इज 75 आ जाएगा। तो 37 वाला है 25% एंड 35 वाला जो है वो है 75%। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये 1:3 बनेगा। ध्यान से इसमें 37 पहले लिखा हुआ है, हमें आदत होती है 3:1 लिखने की, ये 35 वाला होता है 37 वाला होता है, उसने उल्टा कर दिया 37 35, तो ये 1:3 बनेगा। 1:3 इज व्हाट, थर्ड बनेगा। क्लियर हो गया बच्चे? आइए आगे चलते हैं। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसमें बात किया है, मूल कंसेप्ट में बड़े क्वेश्चन किए थे इसके। 14th क्वेश्चन, ये समझाऊं दोबारा? क्लियर हो गया सबको? मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। मान लीजिए क्लोरीन जो 35 है वो 75% है, क्लोरीन 37 25% है। कहता है फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो हम इसको कैसे करते हैं? पहले परसेंटेज, दैट इज परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास, 35 इंटू 25। मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 37 इंटू 25 अपॉन टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज जो 100 है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 35.5 आ जाएगा। एक और बता रहा हूं, मान लीजिए बोरोन 10 एंड बोरोन 11 है, ये 80% है, ये 20% है। कैसे निकालेंगे आप? तो ये निकालेंगे 10 इंटू 80 प्लस 11 इंटू 20 अपॉन टोटल 80 प्लस 20, दैट इज आप सॉल्व करेंगे तो 10.8 आ जाएगा। तो ये तो होता है जब परसेंटेजेस दी हो और एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा उसने रिवर्स कर दिया, उसने मास दे दिया और कहता है परसेंटेज निकालो। तो मैं आपको यहां से करके दिखाता हूं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया सारा, इसको हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। यहां पे मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्लोरीन जो 35 है, मान लो वो X है, क्लोरीन 37 है, इसको हम रिवर्स करते हैं। उन्होंने पहले किसको दिया? उन्होंने पहले 37 लिखा है, हम भी पहले 37 लिख लेते हैं। ये X है और 35 तो 100 माइनस X हो जाएगा। वाई? बिकॉज टोटल परसेंटेज इज 100। तो अब वैसे ही करेंगे, 37 इंटू X प्लस 35 इंटू 100 माइनस X, 100 माइनस X, अपॉन टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज तो अगर हम ऐड करेंगे तो 100% ही बनेगी। इसका मास कितना था? 35.5 एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब हमने x की वैल्यू निकाली तो वो 25 आ गई, 25%, जो कि क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 कितना होगा? 100 माइनस X, दैट इज 75%। उसने कहा था रेशियो निकालो, 25 रेशियो 75, दैट इज 1:3। चेक करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे आप पूरा 1 मिनट लीजिए और कॉन्फ़िगरेशन लिखिए।
18 तक लिखने की जरूरत नहीं होती, 18 इज आर्गॉन, तो 18 के लिए आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं AR18। उसके बाद आपका 4s2, मैं एग्जांपल क्रोमियम की लिख के दिखा रहा हूँ। क्रोमियम की वैसे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 3d5, तो जब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, इट्स 4s0 3d3। तो ये अब आप ऐसे करके आप लिखिए, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, लिखिए। हाँ जी, बताइए कौन सा आंसर आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड सर। सेकंड, चलिए हम सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड में है सबसे पहले Fe3 पॉजिटिव, तो Fe की तो 26 होता है, 26 तो बनेगा आर्गॉन 18, 4s2 3d6। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं, आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s से निकलेंगे पहले, फिर 3d से निकलेंगे, तो ये बनेगा Mn। यस, Mn का नंबर कितना होता है, दैट इज 25। वेरी गुड। आर्गॉन 18, 4s2 3d5, और अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब का आंसर करेक्ट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हमने आर्गन क्यों लिखा है, आर्गन 18? हीलियम का नंबर कितना होता है, 2, नियॉन 10, आर्गॉन 18। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने आपको बताया था। मान लीजिए मुझे 13 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो ये 2 पे नोबल गैस है, 2 की जगह मैं हीलियम लिख सकता हूँ। 10 इज अ नोबल गैस, 10 की जगह मैं नियॉन लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, नियॉन 10 3s2 3p1। आप देखिए 13 से स्मॉल, 13 से स्मॉल कौन सी नोबल गैस है, दैट इज 10। तो आप उसको यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अलाउड, दिस इज करेक्ट। ओके सर। तो ये थोड़ा स्मॉलर वर्जन होता है लिखने का, कई बुक्स में आपको ये मिलेगा, स्कूल में भी ऐसा करवाया जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हम 15th क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसका रीज़न है कि अभी कई बच्चों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा नहीं हुआ, तो ये उसके अंदर यूज होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, वो अभी इन्होंने कुछ बच्चे ने वो नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि वो A2 बैच के हैं। आइए 16th क्वेश्चन, द ट्रेवलिंग एट अ सेम स्पीड, which of the following matter waves have shortest wavelength? Very good question. I'll give you 1 minute to think. तो अगर आप आंसर निकाल चुके हैं then it's very good, नहीं तो आप जब वीडियो देखें तो इसे पॉज भी कर सकते हैं। कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो आप पॉज कर लीजिए and then again slowly solve this. तो lambda is equal to h upon mv। देखो h upon mv, तो जब आपका h तो सबके लिए सेम होता है, वेलोसिटी उसने बोल दिया सेम है, तो इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जो इलेक्ट्रॉन होता है मैंने भी बताया कि उसका मास तो AMU में तो 0.00548 होता है, अल्फा का इट्स 4 AMU अप्रोक्सीमेटली, और हमारा न्यूट्रॉन का मैंने आपको बताया था AMU में न्यूट्रॉन का 1.00893 होता है, प्रोटॉन का 1.00575 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो जिसका मास सब, ये AMU में है, AMU जिसका मास सबसे
ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो देखिए इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। एक जस्ट मिनट। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो ग्रेटर देन लेस देन बना देता, तो सबसे ज्यादा अगर वो ग्रेटर देन लेस देन बनाता तो सबसे कम किसका होता, अल्फा, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन। पर अगर हम ये मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम है, देन वी गेट स्टार्ट। वैसे सोचने में ऐसा लगता है शायद प्रोटॉन का ज्यादा होगा, नहीं, न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब है मल्टीपल करेक्ट, एक से ज्यादा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये तो आइसोटोप हैं, पर उसने नॉट मांगा है। ये मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। 17, 35, 37 ये भी गलत हो गया। इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स नहीं है, उसने नॉट ही मांगा था, तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। 4, 5 इनका भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो ये आइसोटोप्स नहीं हो सकते, तो ये भी हो गया। तो 17 का क्या आंसर बन गया, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड, ध्यान ये देना है उसने नॉट मांगा है कि डायरेक्ट मांगा है, तो उसने नॉट मांगा था। जल्दी जल्दी में उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे चल रहे हैं। यस प्लीज। थर्ड एंड फोर्थ। हाँ जी, थर्ड एंड फोर्थ आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। 18th क्वेश्चन, which of the following pair of electron have degenerated orbitals? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन degenerated orbitals। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी कराई थी। degenerated orbitals क्या होते हैं, कोई बताएगा degenerated orbitals क्या होते हैं? Anybody? जल्दी से गूगल से सर्च नहीं करना। There are orbitals which have same energy. Yes, those orbital which have same energy. Very good. अब those orbital which have same energy, एनर्जी किससे निकलती थी? एनर्जी तो निकलती थी n+l रूल से। जिसका n+l सेम होगा उसकी एनर्जी, जिसका n+l बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n+l छोटा होगा उसकी एनर्जी कम। जिसका अगर दोनों का n+l बराबर आ जाता है तो जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पहले बताइए n+l कितना है? 5। इधर n+l कितना है? 5। दोनों का n+l बराबर है और n भी बराबर है, तो एनर्जी बराबर हो जाएगी। तो ये पहला आ गया। यहाँ 3+1 4, 3+2 5, ये आंसर नहीं है। n4l1 5, 3+2, इसका n+l तो बराबर है बट n बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। पहली 3 ऑप्शंस में तो ये है, मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा आगे चलने के लिए। तो इसको आगे स्क्रॉल करते हैं, जस्ट वेट, थोड़ा छोटा कर देते हैं सो दैट हम चारों ऑप्शन को एक साथ पढ़ पाए। जस्ट आई थिंक सो नाउ इट इज फाइन। तो हमारा ये तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है, दैट इज फर्स्ट। अब फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, ये हमारी सेकंड थर्ड गलत हो चुकी है। फोर्थ में क्या आ रहा है? n3l2, n+l is 5, 3+2 5, n+l भी बराबर है और n भी बराबर है, तो एनर्जी बराबर हो जाएगी। तो क्या आ गया? इसका मतलब आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड
फोर्थ है, फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये क्लियर हो गया हमारा, दैट्स वेरी गुड। आगे चल रहे हैं। In which of the following set of quantum numbers are correct? थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर रहे हैं आपके लिए रीडेबिलिटी बेटर हो जाए। Yes. Which of the following set of quantum numbers are correct? N1, मैं आपको रूल्स याद, जस्ट अ मिनट, मैं आपको रूल्स भी रिवाइज करवा देता हूँ। N can be 1, 2, 3, 4 and so on. एक तो डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। L is 0 to n-1, M that is minus L2 plus L, minus L2 plus L, MS plus minus half। N1 है L1, क्या हो सकता है? सर No, sir. नहीं हो सकता। नो सर। It should be 0 to n-1। N2 L1 हो सकता है? हो सकता है। Yes, sir. यस अगर L1 है तो M1 भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है। N3 L2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। L2 है Yes, तो sir. M-2 भी हो सकता है। N3 L4 No, sir. नो नो सर। सर बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो, ये गलत हो गया। तो 19th का आंसर आ गया सेकंड एंड थर्ड। Which of the following pair of ions are isoelectronic which have same number of electrons? सोडियम पॉजिटिव के पास 10 होंगे, मैग्नीशियम पॉजिटिव के पास भी 10 होंगे, क्योंकि सोडियम का नंबर 11 होता है तो एक निकाला तो 10 रह गया। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10 रह गए। तो ये फर्स्ट तो बन So गया। first and third. एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के पास 10 होंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव के पास 9 होंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सोडियम पॉजिटिव के पास 10 होंगे, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के पास भी 10 होंगे, तो ये करेक्ट हो गया। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव के पास 10 होंगे, क्लोरीन नेगेटिव के पास 18 होंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें आ गया फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट? एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द डिस्क। करेक्ट। एंगुलर क्वांटम नंबर शेप ही बताता है, हमने पढ़ा था ये। The principal quantum determine the orientation. No, orientation कौन बताता है? जल्दी से। मैग्नेटिक क्वांटम। Yes, magnetic quantum. Magnetic quantum number. Magnetic quantum number orientation बताता है, तो ये गलत हो गया। Magnetic quantum number tell the size. Size कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम Principal नंबर quantum number, that is n. Spin quantum number of electron determine the orientation of a spin of electron relative to the chosen axis. Yes. Yes or no? यस सर तो कौन से दो करेक्ट हुए? फर्स्ट एंड फर्स्ट First and सेकंड fourth. तो ये हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो गए। तो हमने इसके सारे सिंगली करेक्ट वाले कर लिए हमने। अब बीच में नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और नीचे चल के मैच द फॉलोइंग आता है वो भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, एंड उसके बाद आपके मैच द फॉलोइंग आएगा वो करेंगे। ये सारा हम फिनिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आज कराया सारा क्लियर हो गया होगा, एंड यू मस्ट एंजॉयड द क्लास ऑल्सो। आप इस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं, एंड अगर आप कोई पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो दोबारा सुन के दोबारा नोट कर लीजिएगा। आई थिंक सो आज के लिए इतना बहुत है। Yes, sir. आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, एंड Thank you, अगली sir. क्लास में